हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को, जिसमें हम सबसे पहले भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यानी कि जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ल्यूसेंट से संबंधित हर एक छोटी छोटी बात को मैं यहाँ पे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि भूगोल ये शब्द आया कहाँ से? इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये जो प्रयोग किया सबसे पहले इरेटास्थनीज, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है इरेटास्थनीज। ये ग्रीक विद्वान थे और ये 276 से 194 ईसा पूर्व तक रहे और इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब भूगोल ये जो शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, यानी कि जियो यानी कि होता है पृथ्वी हिंदी में, और फिर ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, और यदि इनका संयुक्त रूप दे दिया जाए तो बनेगा पृथ्वी का वर्णन। तो ये समझाया था इरेटास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइनें दी गई हैं आपकी ल्यूसेंट में दिया गया है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज जो कि ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने किया। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल यानी कि जियो पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। फिर आगे बढ़ेंगे। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर तक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है यूनान के निवासियों को जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर तक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कहाँ के निवासियों को जाता है या किसे जाता है? तो वो जाता है यूनान के निवासियों को। भूगोल का जनक, अब भूगोल का जनक किसे कहेंगे? हिकेटियस को कहेंगे। अब इसके बारे में आगे है थोड़ी सी डिटेल दी गई है, तो वो पढ़ लेंगे हम हिकेटियस के बारे में। तो भूगोल का जनक किसे कहेंगे? हिकेटियस को कहेंगे। वर्तमान भूगोल का जनक क्या कौन कहलाएगा? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज, मतलब भूगोल को व्यवस्थित क्रम प्रदान किया किसने? इरेटास्थनीज ने। भौतिक भूगोल का जनक, अब ये भौतिक भूगोल क्या होता है? तो इसमें भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें अब भौतिक स्वरूप में क्या हो सकता है? तो पर्वत हो सकते हैं, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, हिमनद, ये सारी चीज़ें आती हैं भौतिक स्वरूप के अंतर्गत और इसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल का जो जनक है वो है पॉलीडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक है पॉलीडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? अब सांस्कृतिक भूगोल कौन क्या होता है? तो जिसमें मानव की संस्कृति का अध्ययन होता है वो कहलाएगा सांस्कृतिक भूगोल। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन कहलाएगा? कार्ल ओसावर। फिर आ जाता है गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल, अब ये गणितीय भूगोल क्या होता है? तो स्थानों की जो दूरी होती है, दिन और रात की जो अवधि होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो नापी जाती हैं, ये सभी इन सभी का अध्ययन जो करते हैं हम, जिस मतलब इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें वो होता है गणितीय भूगोल। और गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमेंडर। फिर आता है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब, ग्लोब तो आप सभी ने देखा होगा, एक गोलाकार मॉडल होता है जिस पे संपूर्ण पृथ्वी का नक्शा बना होता है, आसपास पूरा गोल रहता है वो। तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन कहलाएगा? मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, विश्व मानचित्र, अब मानचित्र क्या होगा? तो एक आपने बुक्स में, आपकी बुक्स में जो चित्र बने होते हैं, मैप बने होते हैं, वो कहलाते हैं मानचित्र। और विश्व मानचित्र, पूरे विश्व का जो उसमें नक्शा बना होता है वो कहलाता है विश्व मानचित्र। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर। अब आता है भूगोल विश्वकोश का रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश मतलब विश्व भर की जो तरह तरह की जानने लायक जो बातों का जो समावेश जिसमें होता है, भौगोलिक विश्वकोश होता है। और इसके रचनाकार हैं स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्राबो।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया है हिकेटियस। हिकेटियस ने क्या किया? हिकेटियस ने जस्ट पीरियडस बुक लिखी और हिंदी में इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी, जिसका नाम था जस्ट पीरियडस और इसका हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। यहाँ पे सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का इसमें उसने क्या किया? समावेश किया, यानी कि भौगोलिक तत्वों को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें उसका समावेश किया। अब क्या हुआ? इरेटास्थनीज ने नामकरण कर दिया, हिकेटियस ने बुक लिख दी। अब क्या करेंगे? उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी का जो आरंभिक काल था उसमें क्या किया गया? मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों की बात होने लगी और इसके अंतर्गत कुछ विचारधाराएं आई। तो इसकी दो विचारधाराएं थी, पहली थी संभववाद और दूसरी थी निश्चयवाद। पहली इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद और निश्चयवाद। आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। संभववाद, अब लूसेंट में बताया गया कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण, संभववाद में क्या होगा? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं तथा वह प्रकृति प्रदत्त, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब क्या है? मनुष्य क्या कर सकता है? पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। अब किस प्रकार से कर सकता है? उदाहरण के लिए पहाड़ों पे जो खेती होती हैं उसको हमने मतलब वहाँ पे पहाड़ों पे हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया। कैसे करना स्टार्ट कर दिया? सीढ़ीदार खेत बना करके हम खेती करते हैं। और जिन क्षेत्रों में जैसे अधिक तापमान होता है, ज़्यादा तापमान होता है, वहाँ पे मनुष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप क्या किया? एसी और रेफ्रिजरेटर लगा दिए। एसी और रेफ्रिजरेटर का अपनी सुविधा के लिए उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। फिर ठंडे क्षेत्रों में हीटर लगाए गए मकानों में और मकानों को गर्म रखा जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में क्या किया मनुष्य ने? नहर और कुओं का निर्माण किया और वहाँ पे सिंचाई की गई खेतों की। फिर कम उपजाऊ मिट्टी जो थी उसको उपजाऊ बना लिया गया। तो ये इसके संभववाद के अंतर्गत हुआ। तो क्या हुआ? वह प्रकृति प्रदत्त, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ये एक विचारधारा दी गई और इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो थे भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लाश और फेब्रे। वाइडल डी ला ब्लाश और फेब्रे। फिर आता है निश्चयवाद। इसके अनुसार क्या कहा गया कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, सब जो भी करेगा पर्यावरण करेगा। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। मतलब अपनी इच्छा से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेगा पर्यावरण के अनुरूप ही होगा। इस विचारधारा के प्रमुख जो समर्थक थे वो थे रिटर, रेडजेल। अब रेडजेल को नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। एलन सैम्पुल और हटिंगटन, ये सभी कौन थे? निश्चयवाद, इस विचारधारा के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं तो इन्हें हम पढ़ेंगे अभी। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने कहा? ये कहा स्ट्रैबो ने। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है स्ट्रैबो। फिर दूसरी परिभाषा है भूगोल पृथ्वी की झलक को
स्वर्ग में देखने वाला आभायमान विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभायमान विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये परिभाषा दी गई कैलेडियस और टालमी के द्वारा। फिर भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई? कार्ल रिटर। फिर है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये किसके द्वारा कहा गया? आर्थर होम्स। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और आपकी ल्यूसेंट में दी गई हैं। ये आपको कवर करवा दी गई हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।